Welcome to a new video. Today we discuss chapter 7 of SST Lifeline of a National Economy. ये जियोग्राफी का चैप्टर तो इसको स्टार्ट करने वाले चैप्टर को ओके सो कंटेंट कौन कौन से देखते हैं पहले. हमारा कंटेंट पहला है कि हमें इंट्रोडक्शन देना है कि लाइफलाइन होता क्या है, और इसके बाद नेक्स्ट है कि वेट फॉर मिनट. So means of transport or roadways and railways and waterways, airways, communication, international trade and tourism as a trade. ये टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ओके. सो पहला हमारा कि ट्रांसपोर्ट में क्या रोल होता है. ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट से होता है, ट्रांसपोर्ट से जो हमारा सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहाँ अब इसमें दिया गया है कि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट र मटेरियल रीच द फैक्ट्री एंड द फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर. मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो रॉ मटेरियल रहता है वो फैक्ट्री से जो है फैक्ट्री को जाता है, फिर फैक्ट्री से जो फिर हमारा प्रोडक्ट बन के निकलता है फैक्ट्री से वो कंज्यूमर जाता है. जो कंज्यूमर हम लोग होते हैं, फिर जो हम शॉप से ख़रीदते हैं वहाँ जाता होगा, जहाँ पे कंज्यूमर के पास से हम दुकान से लेते हैं तो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जा रहा है. ओके. द पीस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर स्पेस. सो जो डेवलपमेंट है कंट्री को डिपेंड करता है कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वो सामान कितना ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, और साथ में जो है कैसे सर्विसेज हैं. ओके. एंड मूवमेंट ऑफ अ स्पेस ओवर स्पेस. ओके. देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ फास्ट डेवलपमेंट. जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, जितनी जल्दी पहुँचेगा सामान, जितना जल्दी सब कुछ होगा ट्रांसपोर्ट से, उतना अच्छा उतना डेवलपमेंट होगा कंट्री का. ओके. सो यहाँ बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट द ईज ऑफ एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड लाइक टेलीफोन एंड इंटरनेट मेक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल. तो यहाँ बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट को छोड़ के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का है टेलीफोन से या फिर इंटरनेट से हो गया, तो उससे क्या होता है हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पा रहे हैं. मतलब जो इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा, ये सब नोटिफिकेशन जो उससे बहुत ही जो हम मोबाइल में भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू. ठीक है. तो कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. ओके. सो आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं. सो ये जो पहला हमारा ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट है एज वी नो डैट, और ये हमारे एयरवेज ट्रांसपोर्ट है. ओके. ये हमारा वाटरवेज है. ठीक है. और ये भी हमारा रेलवेज ट्रांसपोर्ट है. ओके. सो हम देखने वाले हैं वन बाई वन. ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम. Today, the India is well linked with the rest of the world despite in the vast diversity and language and social culture. तो आजकल इंडिया डेवलप कर रहा है वर्ल्ड से, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है, और साइजेस बढ़ती जा रही, डाइवर्सिटी, अपने कल्चर को भी वो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है. ठीक है. अपने कल्चर को भी दूसरी जगह से पहुँचा रहा है दूसरी. ओके. तो रेलवेज एंड एयरवेज एंड वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट हैज़ बीन कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ओके. सो रेलवेज हो गया, फिर एयरवेज हो गया, वाटरवेज से, एंड इन सब से जो है कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उससे कई चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल ट्रेड लेवल्स हैव एडेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी. जितना ट्रेड्स जो होगा लोकल से इंटरनेशनल ट्रेड से, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इकोनॉमी के, उतना ज़्यादा इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी. ठीक है. जितना ज़्यादा ट्रेड होगा लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक. ओके. जितना इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना ज़्यादा, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होती जाएगी उतनी अच्छी. ओके. नेक्स्ट है इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर लाइफ एंड एडेड सिग्निफिकेंटली टू ग्रोइंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ. और इससे हमारी जो लाइफ और हमारा जो सर्विसेज है, और हमें कंफर्ट करता है, हमें लाइफ भी अच्छी हो जाती है इससे. ओके. सो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है हमें. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहला हमारा लैंड है, वाटर है एंड एयर है. ओके. ये हमारे 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं. रोडवेज एंड रेलवेज एंड पाइपलाइंस इसमें आते हैं, लैंड में आते हैं. ओके. इनलैंड ओवरसीज उसमें वाटर में आते हैं, और डोमेस्टिक एयरवेज इंटरनेशनल एयरवेज हमारी एयर में आते हैं. ओके. अब हमें डोमेस्टिक एयरवेज में कौन सा, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस. ओके. नेक्स्ट देखते हैं आप. अब हम रोडवेज देखने वाले हैं. रोडवेज में क्या क्या है. तो रोडवेज हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में. एग्रीगेट 2.3 मिलियन किलोमीटर तक ये प्रेजेंट है. ठीक है. 2.3 मिलियन किलोमीटर तक. ओके. तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो उतना ज़्यादा कि मतलब हमारी रोडवेज जो है वो फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में.
ठीक है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया रोडवेज हैज़ अ प्रीसीडिंग रेलवेज, और ये रेलवेज से भी ज़्यादा उसको प्रीसीड कर रही है, ठीक है। दे स्टिल हैव इट इज ओवर रेलवेज इन अ व्यू ऑफ द एज विच कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। हम इसको आसानी से बना सकते हैं, आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ रोड ट्रांसपोर्ट वी रेल ट्रांसपोर्ट रिलोटेड फ्रॉम। तो इसमें क्या हम कैसे ये कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है। पहला है इसमें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ रोडवेज इज अ मच लोअर देन, ठीक है, मच लोअर देन द रेलवे लाइन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोड कैन ट्रेवल्स कम्प्लीटली मोर डिस्ट्रिक्ट एंड अनडिल्डिंग ट्रोपोग्राफी। सो रोड जो है जैसे यहाँ पे बनाना, जैसे जहाँ पे ट्रोपोग्राफी अच्छी नहीं है, जहाँ पे बहुत ही ऊंचे नीचे पहाड़ या फिर हैं, हम वहाँ पे भी रोड्स को बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवेज को हम नहीं बना सकते हैं हर जगह, पर हम जो है रोडवेज को हम बना सकते हैं, ठीक है। रोड कैन नेगोशिएट ओवर अ हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एज वेल एज ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालयास। ओके, सो नेगोशिएट करती है मतलब ये समझौता करती है एक तरह से कि हम जैसे माउंटेन पे या फिर हिमालयास पे वहाँ पे भी हम बना सकते हैं रोड्स को। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। सो रोड जो होती है इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पर्सनस के लिए, जो बहुत ही कम पर्सन है उनके लिए, और इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स को हम भेज सकते हैं, बहुत ही कम अगर सामान हो तो हम भेज सकते हैं, बहुत ही कम दूरी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरी होगी तो हम उसके लिए रेलवेज को यूज़ करेंगे। इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ अ मच लोअर। तो ये हमें डोर से डोर सर्विसेज देता है, मतलब हमारे घर तक जो सामान होता है वो आता है पार्सल लेके। सो हमें डोर से डोर सर्विसेज, रोड कनेक्टेड है हर एक हाउस से, तो कह सकते हैं कि हमें डोर से डोर सर्विसेज भी देता है। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट इज द यूज एज अ फीडर टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन एयर एंड सी पोर्ट। तो रोडवेज क्या करता है, रोड ट्रांसपोर्ट एक तरह से फीडर है, मतलब ये दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे उससे जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे रेलवे से या फिर एयर से या फिर सी पोर्ट। तो हम रोड के थ्रू ही जाते हैं ना, जहाँ जाना हो, जैसे रेलवे स्टेशन जाना होगा तो हम रोड के थ्रू ही जाएंगे, और अगर हमें एयरपोर्ट जाना होगा तो वहाँ भी हम रोड के थ्रू ही जाएंगे। अगर हमें सी पोर्ट जाना होगा या फिर, तो वहाँ भी हम रोड के थ्रू ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंडिया को जो रोड को जो क्लासीफाई किया गया है वो 6 उस पे किया गया है, 6 क्लासेस पे क्लासीफाई किया गया कैपेसिटी के हिसाब से। सो गोल्डन कॉरिलेटर के किया गया है, पहला हमारा ये है, फिर नेशनल हाईवे पे किया गया है, फिर स्टेट हाईवे पे, एंड फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे, एंड फिर अदर रोड्स पे, फिर बॉर्डर रोड्स से। तो ये हमारे 6 रोड हो गए। ओके, हम देखते हैं 1 बाई 1 इन रोड्स को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिया गया है, और यहाँ पे गोल्डन कॉर्डिनेटर आप देख सकते हो, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख सकते हो कैसे कनेक्टेड है। सो देखो, अब यहाँ पे पहले दिया गया है कि आपको गोल्डन कॉर्डिनेटर। सो गोल्डन कॉरिडोर कहाँ पे हो सकता है, दिल्ली से। अब यहाँ पे आपको दिल्ली दिख रही है, दिल्ली, ठीक है। वेट फॉर मिनट। ओके, सो दिस इज़ दिल्ली। ओके, अब यहाँ से दिल्ली से फिर यहाँ से कनेक्टेड है ये कहाँ तक, दिस इज़ कोलकाता से कनेक्टेड है, और फिर कोलकाता से कहाँ पे है ये, दिस इज़ एयर चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, हाँ चेन्नई। फिर चेन्नई से कहाँ पे है, फिर बम्बई है, फिर का बम्बई। ओके, हाँ बम्बई है, फिर इसके बाद। ओके, फिर इसके बाद ये फिर दिल्ली से कनेक्टेड। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉर्डिलेटरल बनता है। कॉर्डिलेटरल कैसे होता है, कॉर्डिलेटरल इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कॉर्डिलेटरल बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो यह हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पहले रोड को गोल्डन कॉर्डिलेटरल, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और एक जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ही रिड्यूस कर देते हैं। जो बहुत ही दूर डिस्टेंस होता है ये मेजर सिटीज़ से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ पे है, देख सकते हो कि ये नॉर्थ है आपका, तो यह श्रीनगर से आ गया साउथ तक, ठीक है। और फिर इधर आ गया आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से प्लस का बन रहा है सिंबल। सो इस तरह से कुछ आपका बना कॉर्डिलेटरल। ओके, सो कॉर्डिलेटरल आपका ये बन गया। अब ये कॉर्डिलेटरल आपका बन चुका है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो गोल्डन कॉरिडोर में कैसा है कि जो गवर्नमेंट है इस बनाया गया था दिल्ली से कोलकाता, एंड फिर चेन्नई से बम्बई, फिर दिल्ली। ओके, बाय 6 लेन सुपर हाईवे। तो कितने 6 लेन सुपर हाईवे से
The north-south corridor linking the Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridors, Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are part of a project. So यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो गया, और फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा सिलचर से आसाम से लेके पोरबंदर गुजरात तक हो गया। ठीक है, ये हमारे मेजर पार्ट है पहले। ओके, द मेजर प्रोजेक्ट ऑफ सुपर हाईवेज आर टू रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है कि टाइम है वो कम लगे, जो जल्दी हम पहुँच सकें, आसानी से जल्दी पहुँच सकें, डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज़। ठीक है, इन सिटीज़ के लिए, जो मेजर सिटीज़ हैं, जो बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनके लिए बनाया गया था, जिससे हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच सकें और जो हमारा ट्रांसपोर्ट का या फिर जो भी काम हो वो जल्दी से हो सके। ठीक है, दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसको कौन करता है मेंटेन एंड प्रोजेक्ट को? तो ये करता है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा इस नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ अ कंट्री, ये हमें लिंक करता है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री से। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लीड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये मेंटेन होता है, मेंटेन करते हैं, प्राइमरी रोड सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड दिस वाज द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रनिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ से और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसमें बहुत जो मेजर है नेशनल हाईवे वो हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो इसको ज़रूर आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि टाइम कम करता है, रिड्यूस द टाइम। ओके, और बिटवीन द मेगा सिटीज़, तो ये भी लिख सकते हो आप इसमें। अब हम देखते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। जब हम जो स्टेट होता है, जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक मतलब स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं ये स्टेट हाईवे। दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय अ स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन PWD एंड इन द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। तो ये बताया गया है कि जो रोड होते हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं, मेंटेन होते हैं बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। दी रोड आर कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो और प्लेसेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अब उसमें विलेज हो गया, फिर सिटीज़ हो गए। जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ और प्लेसेस होते होंगे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हो गया आपका और प्लेसेस कैसे होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट में सिटीज़ कुछ और प्लेसेस होंगे, जैसे और जो प्लेसेस होते हैं उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, दीज रोड आर मेंटेन एंड बाय जिला परिषद। तो जिला परिषद होता है इससे मेंटेन करता है इन रोड को। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा अदर रोड। अदर रोड में क्या होता है कि रोड्स आर लिंक रूरल एरियाज विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरीज। सो जो गांव के इलाके होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, उनसे कनेक्ट करता है शहर को। ठीक है, जो गांव के एरियाज़ को शहर से कनेक्ट करता है तो उसको कहते हैं अदर रोड्स में आता है वो। दिस रोड रिसीव्ड बाय स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये मेंटेन होते हैं अंडर द स्कीम ऑफ ए स्पेशल प्रोविजन मेड टू सर्व एवरी विलेज इन अ कंट्री लिंक टू द मेजर टाउन ऑफ द कंट्री बाय ऑल सीजन मोड ट्रेवल रोड। सो ये मेंटेन होता है जिससे ये मेजर टाउन से कनेक्टेड होता है और ये ऑल सीजन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बॉर्डर रोड। अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो। ठीक है, ब्रो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज। जो बॉर्डर के एरिया हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो पाकिस्तान की, तो वहाँ पे जो बॉर्डर है वैसे ये रोड कह सकते हो, तो वहाँ पे जो रोड होते हैं उनको कह सकते हैं कि वो बॉर्डर रोड है। ओके, दीज ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश 1960 में ये इस्टेब्लिश हुए थे। ओके, and developed for the road of a strategic importance of a north and north eastern border areas। मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर में जो एरियाज़ हैं उनसे कनेक्टेड है चाइना से जो बॉर्डर रोड है, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन लोग की, इन रोड्स की। एंड दी रोड है पे इम्प्रूव, जैसे कि अगर रोड अच्छी होंगी वहाँ पे तो जो कोई भी सामान जाना होगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, दी रोड हैव इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इन द एरियाज ऑफ अ डिफिकल्ट एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज। और ये हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरियाज़ का। ओके, और इंडिया रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द कंट्री। फर्स्ट ट्रेन स्टीम फ्रॉम बम्बई टू थाने इन 1853। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट ट्रेन कहाँ चली थी, तो बम्बई टू थाने। ठीक है, ये आप याद रखोगे, बम्बई टू थाने। और 1853 में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। हाउ मच, 34 किलोमीटर। ओके,
or even bitumen of a coil, therefore all the weather roads. ओके सो हमारा नेक्स्ट आता है रेलवेज़। अब रेलवेज़ में क्या है, रेलवेज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेलवे से हम बहुत कुछ, अब जैसे कि हमें बहुत दूर जाना हो गया तो हम रेलवे का यूज़ करेंगे, या फिर हमें जो है कहीं जाना हो गया जैसे बहुत ही दूर, या फिर बहुत सामान लेके जाना हो गया तो हम रेलवेज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेलवेज़ की हमारे कंट्री में। ओके सो रेलवेज़ क्या है, रेलवेज़ हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड एंड पैसेंजर इन इंडिया। सो रेलवे जो है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक तरह से कह सकते हो इनको प्रिंसिपल है, एक तरह से प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कोई सामान भेजना हो गया या फिर कोई पैसेंजर का जाना हो गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड्स की। ओके सो हमें नेक्स्ट दिया गया है कि रेलवेज आर आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कनेक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक अ बिजनेस, साइट सीकिंग, पिलग्रिम्स अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये भी पॉसिबल कर चुकी हैं कि जैसे बिजनेस के लिए या फिर कोई पिलग्रिम्स जैसे कोई यात्रा के लिए जाना हो गया तो बहुत दूर जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये पॉसिबल करते हैं कि अगर आप इससे जा सकते हो, बहुत दूर जाना हो गया आपको, बहुत सामान लेके जाना हो गया तो। ओके Apart from the important means of transportation, India always has a greater integrate force of more than 150 years। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, 150 ईयर इंटीग्रेट करते हैं हैविंग ग्रेटर इंडियन रेलवेज। ओके रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ, और इंडिया में बांधे हुए एक तरह से इकोनॉमिक लाइफ को, एज वेल एज एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का वो भी ये अच्छे से करते हैं, इससे अच्छे से डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का। ओके सो नेक्स्ट आता है वहाँ डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवेज। द इंडियन रेलवेज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड 16 जोन्स, और ये इंडियन रेलवेज हैं इनको 16 जोन में रिकॉग्नाइज किया गया है। और हम देखने वाले हैं कैसे जो डेवलपमेंट रेलवेज है कैसे पूरी कंट्री में फैला हुआ है, क्या क्या कहाँ क्या है। ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अ रेलवेज नेटवर्क इन अ कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर। कहाँ का वहाँ फिजियोग्राफी कैसा है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, या फिर वहाँ का इकोनॉमिक कैसा है, सो इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर से इन 3 फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, The north plains with a vast level land like a high population density and rich agriculture resources provide the most favorable condition for their growth। तो बताया गया है कि जो नॉर्थ प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका लैंड ग्रोथ है, जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्थ में क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जिससे ठीक है और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए इनके। हाउएवर हालांकि जो लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस द वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टिकल। कहीं कहीं क्या है कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, सो वहाँ पे जो अगर हमें ब्रिज बनाना हो गया तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। जैसे अब जैसे रेलवेज़ के लिए हैं तो अगर बहुत बड़ी रिवर हो गई, सो अगर उसके ऊपर से रेलवे का स्टेशन बनाना मतलब रेलवे की पटरी बनानी हो गई तो उससे बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ओके नेक्स्ट है इन द हिली ट्रेन्स ऑफ द पेनिसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लीड थ्रू अ लो हिल्स गैप्स और टनल्स। तो इन द हिली एरियाज जैसे हिली जो पेनिसुलर रीजन में है और वहाँ पे रेलवे जो है जैसे लो गैप्स है वहाँ पे, और गैप्स और टनल्स हैं पेनिसुलर रीजन में। ओके सो नेक्स्ट है यहाँ पे द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ अ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ बताया गया है कि जो हिमालयन माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब बनाने के लिए रेलवे लाइन को जो है वहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बना पाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है स्पार्स पॉपुलेशन है और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है और हाई रिलाइफ। वहाँ पे मतलब बनाना मतलब जैसे कि पहाड़ हो गए तो वहाँ पे जैसे रेलवेज़ लाइन को हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत मुश्किल होगी हम रेलवेज़ को, या फिर हिमालयस माउंटेन में वहाँ पे बहुत चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है वहाँ बनाना। ठीक है, तो हम इस वजह से हिमालय माउंटेन पे नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखते हैं इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स एंड द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड द स्वैम्स ऑफ गुजरात। ठीक है,
तो डिफ़िकल्ट है रेलवे लाइन को बनाना, जैसे सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे बालू की मिट्टी होती है वेस्टर्न राजस्थान में, तो वहाँ पे दिक्कत है बनाना, वहाँ पे नहीं बना सकते रेलवे लाइंस को। अब स्वयं सब गुजरात, वहाँ पे भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या है, फॉरेस्टर ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रैक्स है, तो वहाँ पे बनाना मुश्किल है, वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्टिग्यूस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस ओनली थ्रू गैप्स और गैप्स, ओके, गैप्स, जो मतलब लगातार जो स्ट्रेच होता है सह्याद्री का, तो वहाँ पे क्रॉस वाली गैप्स और पासेस है, ओके। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्कन रेलवे अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कॉस्ट द फैसिलिटीज मूवमेंट पैसेंजर गुड्स एंड इन द मोस्ट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट ऑफ जो कॉन्कन रेलवे का हुआ है, इससे जो बेस्ट कॉस्ट में हुआ है कि वहाँ पर पैसेंजर और गुड्स का जो है इकोनॉमिक रीजन में हो सकता है, इंपॉर्टेंट वहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। It also face a number of problems such as sinking of a track in some stretches and landslides. So दिक्कत क्या आती है, कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे रेलवे लाइंस बेकार हो जाती हैं, ठीक है। और बस सो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जो अब जैसे क्या हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सफर सर्टन प्रॉब्लम्स एज वेल एज मनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। सो क्या होता है कि बहुत से पैसेंजर क्या होते हैं, वो बिना ट्रैवल करते हैं टिकट के, उनके पास टिकट नहीं होता है तब भी वो ट्रैवल करते हैं, इससे रेलवेज़ में होते हैं उन्हें बहुत लॉस होता है, ठीक है। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन स्टॉप्ड कम्प्लीटली। सो बताया गया है कि जो डैमेजिंग होती है, थेफ्ट एंड डैमेजिंग जो है, उसको भी स्टॉप नहीं कर पाया गया है अच्छे से, ठीक है। अभी भी जो चोरी होती है रेलवे में, उसको स्टॉप नहीं कर पाया गया है। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द ट्रेन अननेसेसरी, दिस कॉज अ हैवी डैमेज टू द रेलवेज। तो यहाँ बताया गया है कि जो लोग होते हैं उसको ट्रेन को खींच देते हैं, जिससे रेलवे को जो है बहुत ज़्यादा घाटा होता है, जो खींचने पे जो है ट्रेन को, उससे कुछ उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है उससे, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमारा कोई अब पेट्रोल हो गया या फिर कुछ भी, जैसे कि कोई भी मटेरियल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, ठीक है। तो आजकल तो सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, स्लरी में करके, ओके। तो देखते हैं पाइपलाइंस को अब, ओके। नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन, ओके। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन न्यू राइवर ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। सो पाइपलाइन कह सकते हो ये एक नया मैप इंडिया के मैप में एक नया ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया है, और इसको यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट के बहुत ही जगह। पहले हम इसको यूज़ करते थे क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते थे। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अ क्रूड ऑयल, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओके, नेचुरल गैस कह सकते हो, और फीड्स टू रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। तो आज हम यूज़ करते हैं पेट्रोल भेजने के लिए, या फिर कोई ऑयल, या फिर नेचुरल गैस, ओके। सॉलिड कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। और हम सॉलिड को भी भेज सकते हैं जब उसको हम कन्वर्ट कर लें, किसमें, स्लरी में कन्वर्ट कर लें, ओके। नेक्स्ट, ओके। यहाँ बताया गया है कि जो हमारे जो मेन वो हैं इनलैंड लोकेशन है रिफाइनरीज के, वो दिए गए हैं। तो बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, गैस और गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, ओके। तो यहाँ दिया गया इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ लेयरिंग पाइपलाइन इज हाई बस सब्सटीट्यूएंट कॉस्ट ऑफ माइनेबल इट रूल्स आउट ट्रांसपोर्ट शिपमेंट ऑफ लॉसेस और डिले, ओके। सर बताया गया है कि इसको जो बनाने में जो खर्चा आता है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बट जब रनिंग करते हैं तो उतना खर्चा नहीं आता, ओके। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट ऑफ लॉसेस और डिले, तो ये रूल्स करता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लॉसेस और डिले का, ओके, ओके। सो यहाँ कुछ 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क दिए गए हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन अ कंट्री में। तो कौन कौन से हैं, पहला हमारा ऑयल फील्ड हो गया इन आसाम, कानपुर, आसाम से कानपुर पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया फ्रॉम सलाइन गुजरात तो जलंधरपुर इन पंजाब, ठीक है, दूसरा हो गया। और गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात तो करें जगदीशपुर, ओके। सेमा चौथा हो गया। और इसमें कुछ पार्ट भी हैं जहाँ जहाँ और कनेक्ट होते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लोगे एक बार, ओके। नेक्स्ट, वाटर बेस। अब वाटर बेस कैसे इंपॉर्टेंट है, वाटर बेस जो है इसमें हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें उतना खर्चा नहीं लगता जो है कोई सामान को भेजने के लिए, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं इससे ये पोल्यूशन भी नहीं करता है, तो कह सकते हैं कि पोल्यूशन फ्री भी कह सकते हो इसको, फ्यूल इफिशिएंट भी है, तेल बचाता है। तो क्या चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता है, ठीक है।
बिकॉज इसमें इतना खर्चा नहीं लगता। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग अ हैवी एंड बल्कि गुड। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर कैरिंग ऑफ अ हैवी एंड बल्कि गुड, बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही भारी मटेरियल जो भेजना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर बेस्ड से, ठीक है। और उसमें आता है हमारा वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट इज़ अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ बताया गया है कि ये बहुत ही फ्यूल इफिशिएंट है हमारे लिए, इसमें तेल बहुत कम लगता है और इसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब ये कह सकते हो कि इसमें जो है पोल्यूशन फ्री भी कह सकते हो, इतना भी नहीं है बट है, ओके। इंडिया हैज़ एन इनलैंड नेविगेशन वाटर बेस ऑफ 14,050 किलोमीटर इनलैंड, ओके, बट आउट ऑफ डीज ओनली 3,070 किलोमीटर आवा, मतलब बोट्स में यूज़ करते हैं। ओनली कितना यूज़ होता है? 3,070 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि द फॉलोइंग, ओके, सो द फॉलोइंग वाटर बेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटर बेस बाय गवर्नमेंट। कैसे? ओके, सो द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड द हल्दियाई, ओके, 1620 किलोमीटर, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल वाटर बेस, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, नॉट नेशनल वाटर बेस नंबर 1। तो इसको आप याद कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई 2 याद कर लो आप, ठीक है, इसमें से इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक, कोई 3 याद कर लो, ओके। तो गंगा रिवर आप कह सकते हो, गंगा रिवर के बीच इलाहाबाद एंड हल्दियाई के बीच में है पहला, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया से एंड धुबरी इन 1891 किलोमीटर, ओके, पहला ये दूसरा वाला 1891 किलोमीटर में है और वो वाला कितना है? 1620 किलोमीटर, ओके, 1620 किलोमीटर। द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरल, ओके, और वेस्ट कोस्ट कैनाल किधर है? केरल में है, और वो कितना है? वो है हमारा नेशनल, वो नहीं, हाँ, 205 किलोमीटर, ओके, सो हमारा नेशनल 3 है, ओके। द अदर वाइबल इनलैंड वाटर बेस इंक्लूडिंग गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, ठीक है, इसको भी कोई 3 याद कर लो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ओके, सो यहाँ कुछ मेजर सी पोल दिए गए हैं विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 17,051 16.6 किलोमीटर। इंडिया हैज़ डॉटेड विद 12 मेजर एंड 118 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। सो यहाँ 12 मेजर दिए गए हैं और 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स कह सकते हो। दीज पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड। कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ to ease the volume of trade and the Mumbai port in the loss of a Karachi port to Pakistan after the partition। तो यहाँ बताया गया है कि ये हैंडल करता है 95% ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ओके। सो कांडला कहाँ है? कांडला हमारा गुजरात में है, ठीक है, ये मैप भी अभी मैं कराऊंगा इसका। तो कांडला कहाँ है? कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट, ठीक है, पहला हमारा पोर्ट है, ये पहला पोर्ट बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमें आज़ादी मिली थी तब बनाया गया था, कि इसलिए बिकॉज जो कराची पोर्ट था हमारा वो पाकिस्तान में चला गया था, तो ये इसलिए बनाया गया था, ठीक है। और इसलिए बनाया गया था कि जो है जो बैलूम ट्रेड था वहाँ पे, मतलब बम्बई में बहुत तरह था, मतलब उसके लिए बनाया गया था बैलूम ऑफर ट्रेड ऑफर, जिससे वहाँ पे जो सामान जो था वो थोड़ा लोड कम पड़े बम्बई पे, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कांडला टाइडल पोर्ट। कांडला हमारा टाइडल पोर्ट है एक, ओके, इट कैटर्स कम्युनिटी हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ हाईली प्रोडक्टिविटी गारंटी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशल नेचुरल एंड अ वेल सेटल्ड हार्बर। तो यहाँ कहा गया है कि जो मुंबई हमारा है बिगेस्ट पोर्ट है, ओके, और नेचुरल एंड अ वेल सेटल्ड हार्बर, ओके। जो जवाहरलाल नेहरू वाज अ प्लेन विद द व्यू ऑफ अ डे। जवाहरलाल पोर्ट किस लिए बनाया गया था? ये हमारा बनाया गया था टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर द रीजन। ये इसलिए बनाया गया था बिकॉज जो मुंबई पोर्ट पे जो है थोड़ा भीड़ कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके। मलबा गोवा पोर्ट इज अ प्रीमियम आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस पोर्ट वाज अ अकाउंट ऑफ फॉर हाँ, ओके। सो यहाँ बताया गया है कि जो मरमा गोवा पोर्ट है वो आयरन एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, आयरन और को क्या करता है, वो भेजता है दूसरे जगह पे, ठीक है, दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो कह सकते हो ये आयरन एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, मरमा गोवा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू मैंगलुरु पोर्ट। न्यू मैंगलुरु पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ओके। ये क्या करता है? ये भी करता है, एक्सपोर्ट करता है आयरन और कास्टिक कॉन्क्रीट, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करता है ये करता है कुदरमुख माइन से, ठीक है, ये भी आप याद रखना। कोची इन द एक्सट्रीम साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट, कोची भी है हमारा एंट्रेंस ऑफ अ लैगून बिना नेचुरल हार्बर, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, ये केरल में हमारा कोची। ओके, ऑन द ईस्ट कोस्ट इज द पोर्ट ऑफ टुटिकोरिन। तो हमारा ईस्ट कोस्ट में क्या है, एक पोर्ट है टुटिकोरिन, इज अ तमिलनाडु पोर्ट। दिस पोर्ट एज अ नेचुरल हार्बर, ओके, विद अ रिच hinterland and it was flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even a neighboring country like Sri Lanka, Maldives, ठीक है, and coast region of India। सर बताया गया है कि जो नेचुरल हार्बर है एक तरह से, ओके, और रिच hinterland है, और ये फ्लरिश करता है कहाँ पे, जहाँ हमें कोई कार्गोज भेजना होता है, बहुत ज़्यादा सामान भेजना होता है, तो इवन कोई भी कंट्री जैसे श्रीलंका हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेन्नई। चेन्नई जब ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का। इट इज़ अ रैंक नेक्स्ट टू द बम्बई इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यूम ऑफ अ ट्रेड एंड कार्गो। तो यहाँ बताया गया चेन्नई क्या हमारा है, ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का। ये रैंक नेक्स्ट टू द बम्बई पोर्ट इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यूम ऑफ अ ट्रेड एंड कार्गोज। सो ये हमारा सबसे पुराना पोर्ट है, ओके, और ये नेक्स्ट जो बम्बई का जो है वहाँ पर भीड़ उससे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आता है इन अ वैल्यूम ऑफ अ ट्रेड एंड कार्गोज, ठीक है, ट्रेड करने में सेकंड नंबर पे आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, डीपेस्ट लैंडलॉक है एंड अ वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कन्वेस्ट इन आउटर फॉर आयरन एक्सपोर्ट। तो यहाँ बताया गया है कि जो विशाखापट्टनम है वहाँ डीपेस्ट लैंडलॉक है, और ये पोर्ट आउटन फॉर आयरन और एक्सपोर्ट है, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट करता है, ओके। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट करता है पारादीप भी, ठीक है। कोलकाता इज द इनलैंड रिवरिन पोर्ट, ओके। दिस पोर्ट सर्व एज अ लार्ज रिच hinterland of a Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it required coastal dredging of a Hooghly, and Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve a, ठीक है। सो कोलकाता क्या है, कोलकाता हमारा क्या है, इनलैंड रिवरिन पोर्ट है, ठीक है, इसलिए बनाया गया था ये लार्ज नंबर ऑफ अ लार्ज hinterland ऑफ अ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और जब ये टाइडल पोर्ट हो गया तो कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग हो गया हुगली रिवर का, हुगली का, ठीक है। हल्दियाई पोर्ट किस लिए बनाया गया, हल्दियाई पोर्ट इससे बनाया गया था जिससे जो प्रेशर था कोलकाता पोर्ट पे उसको कम करने के लिए हल्दियाई पोर्ट बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट हमारा था एयरबेस। अब एयरबेस कैसे इंपॉर्टेंट है, एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम सेव करता है, थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, और ये कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कह सकते हो इसको। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द एयर ट्रांसपोर्ट। सो एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, पहला देखो एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, ओके। और ये फर्स्ट नेशनलाइज हुआ था 1953 में हुआ था ये, ओके। पवन हिल हेलीकॉप्टर प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस। हमारा जो पवन हिल्स हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ओके। इंडियन एयरलाइन एक्सपेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमारा आता है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, ओके, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एंड ETC आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। सो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन बताया गया है, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ओके, ये हमारे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम एक दूसरे से, जो बात करते हैं हम एक दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में जो बात होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ओके। दो लोग के बीच में जो बात होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ओके। तो कम्युनिकेशन भी दो टाइप्स का होता है, मास कम्युनिकेशन होता है और पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ दो लोग बात करते हैं पर्सनली, ओके। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में जो है जो लोग होते हैं उसमें कई लोग उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उस तरह से कह सकते हैं उसको मास कम्युनिकेशन, ओके। इंडिया पोस्ट, ओके। सो इंडियन पोस्टल नेटवर्क इन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इंडियन पोस्ट क्या है, तो इंडियन पोस्ट हमारा क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ठीक है। सो मतलब क्या करता है कि पार्सल जो होता है, जो पार्सल भेजना होता है, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, जो जैसे कोई लेटर हो गया उसको भेजना होता है पार्सल को, तो ये इंडियन पोस्ट करता है, हमारा इंडियन पोस्टल सर्विसेज में आता है, ठीक है। कार्ड्स एंड इनवॉल्व्स कंसिडर ऐसा फर्स्ट क्लास मेल, जो कार्ड्स हो गए या फिर चिट्ठियाँ हो गई या फिर कोई भी वो हो गया तो उसको तो हमारा आता है फर्स्ट क्लास मेल में आता है, ठीक है। और द सेकंड क्लास मेल इंक्लूडिंग बुक पैकेट्स, रजिस्टर न्यूज़पेपर एंड periodicals, दे आर कैरी बाय सरफेस मेल एंड कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या आता है, हमारा सेकंड क्लास मेल में आता है, बुक पैकेट्स एंड रजिस्टर न्यूज़पेपर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द फैसिलिटी क्विक डिलीवरी ऑफ अ मेल्स इन अ लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़। 6 मेल चैनल बनाए गए हैं, कौन कौन से हैं,
तो ये हमारे राजधानी चैनल हो गए, मेट्रो चैनल हो गए, ग्रीन चैनल हो गए, बिजनेस चैनल हो गए, बल्क मील हो गया चैनल, एंड पीरियोडिकल चैनल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे हम टेलीफोन। अब टेलीफोन कैसे इम्पोर्ट, टेलीफोन बात करते हैं। ठीक है, टेलीफोन जो है वहाँ पे रहता था, हर जगह टेलीफोन बनाया गया था, बीलेस में भी बनाया गया था जिससे। ठीक है, और इंडिया से वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क इन एशिया में। ठीक है, लार्जेस्ट है यहाँ पे बताया गया। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए कहाँ से ग्रास रूट टू हायर लेवल, मतलब एक छोटी सी जगह से बड़े लेवल तक भेजने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, STD। ठीक है, और 24 आवर्स जो है ये हमेशा स्टार्ट रहता है, जिससे आप बात कर सकते हो एवरी विलेज इन अ कंट्री, और हर सब विलेज में दिया गया है। दिस अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज ऑल ओवर द इंडिया। दिस हैड मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे STD फैसिलिटीज़ दी गई हैं पूरे इंडिया में, और ये इंटीग्रेट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है मोबाइल टेलीफोन एंड फिल्म्स। सो मोबाइल टेलीफोन एंड फिल्म्स कैसे, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क है, कह सकते हो इसको, इन द वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स हैव बीन चेंज द वे ऑफ इंडियंस कंडक्टिंग बिजनेसेस। ठीक है, और इंडिया ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क है इंडिया में। ठीक है, नाउ इवन लो इनकम ग्रुप बिजनेस लाइक वेजिटेबल्स वेंडर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स गेट बिजनेस बिकॉज दे कनेक्ट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। बिकॉज कैसे कनेक्टेड है वो लोग, मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड, तब जाके वो एवरी लो इनकम ग्रुप्स वो भी क्या कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को क्या कर पा रहे हैं, बेटर कर पा रहे हैं। ओके, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ फ्यूचर फिल्म्स। ठीक है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ फ्यूचर फिल्म्स है इन द वर्ल्ड, लाइक अ शॉर्ट फिल्म बनाता है, या फिर वीडियो फीचर फिल्म्स हो गए। आजकल कितनी मूवीज आती हैं थिएटर्स में। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है, कोई ना कोई जो है आपको ज्ञान दिया जाता है। ओके, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ अ फिल्म सर्टिफिकेशन, द अथॉरिटी टू द सर्टिफाइड बॉथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। तो क्या आता है, सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, फिल्म सर्टिफिकेट क्या करता है, अथॉरिटी करता है वो कि वो पहले क्या करता है, पहले इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को देखता है बिफोर अ लॉन्चिंग। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर। इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स इन एनुअली। सो इंडिया क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर या फिर अखबार जो होते हैं वो भी छापता है, और ये बहुत टाइप से हो गए, जैसे कि पब्लिश इन 100 लैंग्वेजेस। ओके, 100 लैंग्वेज में पब्लिश करता है। ठीक है, और डेलीकेट्स को लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्रीज आर का हिंदी। सबसे ज़्यादा किस में पब्लिश होता है, हिंदी में होता है, फिर इसके बाद इंग्लिश या उर्दू में होता है। ओके, सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जब कोई भी ट्रेड होता है, कोई सामान भेजा जाता है एक दूसरे कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में जो सामान होता है वो शेयरिंग होता है। जैसे हमने कुछ भेजा सामान दूसरे कंट्री में और वहाँ से कुछ सामान आया वहाँ से, तो दो कंट्री के बीच में कुछ सामान का जो एक्सचेंजिंग हुआ उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इट में टेक प्लेस थ्रू सी, और किससे भेज सकते हैं, सी से भेज सकते हैं, एयर से या फिर लैंड से। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज ए, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जो है क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हमारा अच्छा होगा तो कंट्री का जो इकोनॉमिक होगा वो बढ़ता ही जाएगा, कंट्री एक अच्छी इनकम जो है वो अर्न करेगी, उसका भी इनकम कैसा होगा कि जो हमारा इनकम होगा कंट्री का या फिर अच्छा होगा, जितना अच्छा ट्रेड करेगी वो। ओके, तो यहाँ पे जो दो चीज़ से बात आती है, पहला होता है एक्सपोर्ट, कितना हमने सामान भेजा, और दूसरा होता है इम्पोर्ट, कितना हमने सामान मंगाया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन अ गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्री फॉर अ सेल इट कॉल्ड द एक्सपोर्ट। जब हम कोई भी गुड्स को भेजते हैं दूसरे कंट्री में तो उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट, और जब किसी गुड्स को हम मंगाते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, परचेज करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको जो है तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट। जब किसी सामान को खरीदते हैं अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट। जितना सामान हम भेजेंगे जितना ज़्यादा, अगर हम सामान, तो यहाँ बताया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री, बताया गया है कि यही एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है कंट्री का। व्हेन एक्सपोर्ट इज हायर देन इम्पोर्ट देन सिचुएशन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम सामान जो है क्या ज़्यादा भेजेंगे, ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा सामान जाएगा हमारे यहाँ से, तो हम कह सकते हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ओके, अदर हैंड में बताया गया है कि जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा, मतलब सामान ज़्यादा हम मंगाएंगे अपनी कंट्री में, तो कह सकते हैं कि अनफेवरेबल होगा। ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा हमारे कंट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
ओके, तो यहाँ बताया गया है क्या क्या हम मंगाते हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइक 2.3, ओके, कितना हम भेजते हैं वो बताया गया है। सो हम क्या क्या मंगाते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइक 2.53%, हम मिनरल्स मंगाते हैं 9.12%, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी मंगाते हैं 26.75%, ओके। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 86% तक हम मंगाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, केमिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हम 25%। अब कितना हम यहाँ से भेजते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट जो हमारा 41.87%, ठीक है। कोई स्टोन्स होता है उसको 29.26, इनऑर्गेनिक केमिकल्स 29.39, ओके। कुक एंड कोल एंड बेनिफिट 24% भेजते हैं, 94% तक भेजते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। मशीनरी हम 12.56। तो हाँ कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ये हम इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ों को हम भेजते हैं अपनी कंट्री से। सॉरी कंफ्यूज हो गया, वेट फॉर मिनट। जो एक्सपोर्ट है मतलब जो सामान हम क्या करते हैं, जो हम भेजते हैं अपनी कंट्री से, ये है वो, ठीक है। जो हम मंगाते हैं अपनी कंट्री में, ये है वो। तो पेट्रोलियम हम कितना मंगाते हैं, 41% मंगाते हैं, ओके। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, कोल हो गए, ठीक है, इतना हम चीज़ें मंगाते हैं। तो ओके, मुझे लग भी रहा था कि कोल जो है अपने यहाँ उतना है नहीं तो मंगाना ही पड़ेगा, तो उस मैं जान गया कि हाँ इसी थोड़ा बहुत मुझे गलत लगा, ठीक है। और बस इसके बाद हम आगे देखते हैं, ओके। तो यहाँ बताया गया है कि बल्क ऑफ इम्पोर्ट एज अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्ड ग्रोथ है इनकाउंटिंग 39.9% टोटल इम्पोर्ट, मतलब कितना है 39.9% टोटल इम्पोर्ट हम करते हैं, ठीक है। जिस ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर हो गया, फिर कोई डबल ऑयल न्यूज़पेपर। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडर gonna see changes in 15 years. Exchange of commodity and good have been suppressed by exchange of information knowledge. So आजकल क्या होता है कि जो एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन नॉलेज का एक्सचेंज होता है, कैसे होता है, थ्रू IT सेक्टर से होता है। कैसे, इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट at the international level at is earning large foreign exchange through export of information technology. तो इंडिया को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर जाइंट कहते हैं। बिकॉज किस लिए कहते हैं, बिकॉज इंडिया की बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है किससे, फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लार्ज अर्निंग होती है फॉरेन एक्सचेंज किससे होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है। हम भेजते हैं जो इन्फॉर्मेशन को, उससे कह सकते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, इंजीनियर्स को क्या करती हैं, हायर करके उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट देती हैं और वो उस पर करते हैं काम, ठीक है। नेक्स्ट, टूरिज़्म एज अ ट्रेड। कैसे टूरिज़्म को हम ट्रेड मानते हैं, जब लोग घूमने आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और श्रीलंका भी पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड करता था टूरिज़्म से, अब वो उतना नहीं है उसका, ठीक है, बंद हो गया, उतना ज़्यादा नहीं रह गया, ओके। सो टूरिज़्म क्या करता है, प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, ओके, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज। से बताया गया है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, जो कंट्री के बीच में है, जो कंट्री को जो है एक दूसरे कंट्री से जोड़ता है, ठीक है। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू। चैप्टर ख़त्म होता है आपका यहाँ पे। सो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ओके, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे और ज़्यादा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।